सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। हमने लेक्चर 1 देखा। लेक्चर 1 में क्या देखा? लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन देखा कि केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है ये देखा। फिर कुछ एक्टिविटीज़ 1, एक्टिविटीज़ 2, एक्टिविटीज़ 3 ये सारे देखें। देखो यहाँ पे एक्टिविटीज़ देखे, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें, वो तुम याद रख लेना। अब लेक्चर 2 में मैं ये देखने जा रहा हूँ। देखो एनसीईआरटी का एक कॉमा तक नहीं छूट रहा है। अगर एनसीईआरटी का अगर एक कॉमा भी छूटेगा तो बोलना भाई आपने एनसीईआरटी का एक कॉमा छोड़ा है। कंप्लीट एनसीईआरटी का एक एक एक्टिविटी विद एएमयू पीवाईक्यू, जीएमआई पीवाईक्यू, बीएचयू पीवाईक्यू, ये सब। तो देखो एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन विद एएमयू, जीएमआई, बीएचयू, पीवाईक्यू। और ये मेरे चैनल का नाम अख्तर यूनिवर्सिटी है ही। आगे चलते केमिकल इक्वेशन, राइटिंग केमिकल इक्वेशन एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक रटवाऊंगा मैं, और तुम्हें रटना होगा। अगर चाहते हो केमिस्ट्री में धुरंधर होना, केमिकल फार्मूला को ज़बान पे लिखना, सुनकर केमिकल फार्मूला बता दोगे तुम। अगर ये सब कंप्लीट, कटायन अनायन ये सब कंप्लीट रहा ना, तुम सुनकर केमिकल फार्मूला बता दोगे। और तुम्हारे सिलेबस में ये है कि बैलेंसिंग, केमिकल इक्वेशन लिखना, केमिकल फार्मूला लिखना। जब तक ये तुम्हारे सिलेबस में जितना है ना उतना में तुम नहीं सीख पाओ। सिंपल सी बात। जब तक तुम कटायन अनायन सही से रटोगे नहीं ढंग से, चिल्ला चिल्ला कर, तब तक तुम्हें ये आएगा नहीं केमिकल राइटिंग, केमिकल फार्मूला। अब मैं आगे देता हूँ, सब देता हूँ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने सब एक जगह करके रखा है। फुल एनसीईआरटी विद वेरियस टाइप्स ऑफ एमसीक्यू फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, इनके बारे में देखेंगे। भाई एक एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा कि एनसीईआरटी के इस लाइन से, इस एक्टिविटी से यहाँ पे क्वेश्चन है, दिखाता हूँ मैंने पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में देखा था। मैंने शुरू के 4-5 लाइन थे, उसके आंसर मैंने लिखे, सिंपल से बताया था कि देखो एक स्टेट चेंज हो रहा है, एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है दूसरे में, प्रॉपर्टीज़ बदल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसमें मैं बताया था कि रेस्पिरेशन ये एमयू में आ चुका है, ये कैसा प्रोसेस है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वहाँ पे मैंने लिखा है, याद रख लेना। विच इज़ नॉट अ केमिकल चेंज, यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करता है, करेगा ही करेगा। यहाँ पे पूछ रहे हैं नॉट अ केमिकल चेंज, तुम मार के आओगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, यही तो गलती होता है। तो देखो नॉट अ केमिकल चेंज, नॉट अ केमिकल चेंज मतलब फिजिकल चेंज होगा, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, समझ गया। आगे देखो, अ केमिकल रिएक्शन मे हैव टेक प्लेस इफ वी ऑब्जर्व। लेक्चर नंबर 1 में देखा था, मैंने ये कहा था कि हम कैसे पता करें हाउ कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, हम कैसे पता करें कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो मैंने एक इसके नीचे आंसर भी लिखा था, और मैंने ये भी बताया था कि बस इसको रटना नहीं, ये समझ जाना कि प्रेसिपिटेट बनता है, गैसेस इवोल्यूशन होता है, कलर चेंज होता है, टेम्परेचर होता है। 5-7 पॉइंट और लिखवाया था मैंने ये कहा था कि उसे रटना नहीं, बस उसे पढ़ना। रटने के लिए क्या बताया था कि मैंने बोला देखो ये एनसीईआरटी का है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसका सबूत क्या है, और ये 4 पॉइंट है, उसको रट जाना। उसी 4 पॉइंट से क्वेश्चन है। देखो चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, बहुत ए एंड बी आंसर होगा, समझ गए। आगे देखो केमिकल इक्वेशन, देखो एक्टिविटी 1.1 जो मैंने कल देखा था, यही है एक्टिविटी 1.1, है ना। कोई परेशानी, कोई दिक्कत इसमें? यह था मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो वही है। यहाँ पे देखो सिंपल सा है। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्नट इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाएगा। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ मैग्नीशियम रिएक्शन, दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज़ क्वाइट लॉन्ग। अगर इसके डिस्क्रिप्शन को अगर सेंटेंस फॉर्म में लिखते हो तो ये काफ़ी बड़ा इक्वेशन हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म, इसको शॉर्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, छोटे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर इसको सेंटेंस में डिस्क्राइब करोगे तो भाई पेज भर जाएंगे।
लेकिन हमको पेज नहीं भरना। इट कैन बी रिटेन इन अ शॉर्टर फॉर्म। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। इसको वर्ड इक्वेशन में लिख दो। लेकिन एनसीईआरटी की एक खास बात ये बोलेगा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो, इससे आगे एक और सिंपलेस्ट फॉर्म बता देगा, वो आगे मैं देखूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, वर्ड इक्वेशन लिख दो। वर्ड इक्वेशन फॉर द एबव रिएक्शन वुड बी ये। और कहता है द सबस्टांस डेट अंडरगोज केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, वो सबस्टांस जो केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट ले रहा है। कहने का मतलब, मैं सिंपल सी भाषा में तुम्हें समझाता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, द सबस्टांस विच अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज, उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। अब बोलोगे रिएक्टेंट का मतलब, द सबस्टांस विच टेक्स पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट। और बोलो, जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट रहता है एरो के इन अ केमिकल रिएक्शन, तो हम उसे बोलते हैं रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट रिएक्शन में जो सबस्टांस रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेता है वो होता है रिएक्टेंट। और कुछ बताओ रिएक्टेंट का डेफिनेशन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट ले रहा है तो ये हो गया रिएक्टेंट। द new substance magnesium oxide formed during the reaction is called product. The substance which formed as a result of reaction is called product. Complete. प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट एक रिजल्ट है। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट एक रिजल्ट है। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट एक रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है, केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट एक रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है, केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है। कंप्लीट। अब आगे देखो, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट एक रिजल्ट है किसका, केमिकल रिएक्शन। द सबस्टांस डेट, ये वो द वर्ड इक्वेशन शोज अ चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट थ्रू द एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। कहने का मतलब ये वर्ड इक्वेशन है, इसमें जो एरो है ना, ये एरो ये क्या बता रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है। यही द रिएक्टेंट आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मैंने बताया लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, राइट हैंड एरो के इधर, एरो के सामने प्रोडक्ट राइट हैंड साइड। और जितना, अगर मान लो 10 रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट 1 प्लस रिएक्टेंट 1 2 बीच में प्लस प्लस लगाते जाना। और प्रोडक्ट 10 है तो प्लस प्लस प्रोडक्ट 1 प्लस प्रोडक्ट 2 प्लस प्रोडक्ट 3, तो वही बिटवीन देम ये है। द एरो जो पॉइंट कर रहा है किधर, प्रोडक्ट की तरफ, वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में भाग रहा है। किस डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भाग रहा है। अगर यही बैकवर्ड में होता तो डिकम्पोजिशन, ये बैकवर्ड में होता तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भाग रहा है। तो जिधर पॉइंट रिएक्शन, जिधर एरो पॉइंट करेगा समझ जाना रिएक्शन उसी डायरेक्शन में भाग रहा है। कंप्लीट। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन लिखना है हमें, तो केमिकल इक्वेशन हमारे सिलेबस में है। और जब तक तुम्हें मैं बता रहा हूँ, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन। मैंने बोला ना पिछली बार कि एनसीईआरटी की खास बात है, एक शॉर्टर फॉर्म बताएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, और बाद में बोलेगा क्या इससे भी कोई और सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही पूछ रहा है। तो कहता है हाँ, एक शॉर्टर एंड फास्टेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। सिंबल और फार्मूला का यूज करके केमिकल रिएक्शन को लिख दो। कह रहा है हाँ है, शॉर्टर और फास्टेस्ट वे है रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। क्यों, कैसे, उसको सिंबल और फार्मूला के फॉर्म में लिख दो। रिएक्टेंट का सिंबल लिखो और फार्मूला लिखो, प्रोडक्ट का सिंबल लिखो, फार्मूला लिखो, बात खत्म। तो कहता है केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक केमिकल इक्वेशन है। मैं बोलूँगा क्या कि इस रिएक्शन में बताओ क्या प्रोडक्ट है कौन रिएक्टेंट है, तो केमिकल, ये इक्वेशन ही है ना। तो एक इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और जो केमिकल इक्वेशन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा कॉन्साइज और यूज़फुल तब होता है जब उसको फार्मूला पे लिखते हो इंस्टेड ऑफ वर्ड। ये देखो, मैं पूछूंगा क्या ये कॉन्साइज है या यूज़फुल है या ये यूज़फुल है, क्या बोलोगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या ये यूज़फुल है या ये यूज़फुल है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी कह रहा है कि एक केमिकल इक्वेशन कॉन्साइज और यूज़फुल तब होगा जब उसको हम वर्ड की जगह फार्मूला में लिखेंगे। समझ गए तुम। अब कहता है कि, अब मैं बता रहा हूँ, देखो ये कह रहा है कि तुम इधर नंबर ऑफ मैग्नीशियम काउंट करो, इधर नंबर ऑफ मैग्नीशियम बराबर है, इधर ऑक्सीजन बराबर है, इधर ऑक्सीजन 2 इधर 1 है। तो क्या ये
रिएक्टेंट के साइड जितने एटम है, प्रोडक्ट के साइड भी उतने एटम होने चाहिए एक एक एलिमेंट का। क्या? रिएक्टेंट के साइड जितने एटम है एक एक एलिमेंट का, प्रोडक्ट के साइड भी उतना ही होना चाहिए। तो समझो वो रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो कहता है काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। इधर भी ईच एलिमेंट का नंबर काउंट करो और इधर भी ईच एलिमेंट का नंबर काउंट करो, इधर भी काउंट करो, इधर भी काउंट करो, और देखो क्या बराबर है। तो कहता है इज द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट और सेम, क्या सेम है दोनों साइड? ईच एक एक एलिमेंट का नंबर सेम है दोनों साइड। तो बोलो अगर है तो हाँ बोलो, अगर नहीं है तो, अगर है तो समझ जाना इक्वेशन बैलेंस्ड है, अगर नहीं है तो समझ जाना इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। जैसे ये इक्वेशन देख लो, मैग्नीशियम इधर एक है, मैग्नीशियम इधर एक है, चलो ठीक है। ऑक्सीजन इधर दो है, ऑक्सीजन इधर एक है, तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इधर दो ऑक्सीजन हो जाता तो रिएक्शन बैलेंस हो जाता। समझ गए? तो इफ़ नॉट देन इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट। और अनबैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब क्या होता है? देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? कहने का मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जितना मास ऑफ रिएक्टेंट ऐड होगा प्रोडक्ट बनाने के लिए उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। जितना मास ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। जितना मास ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर दोनों साइड एक एक एलिमेंट का नंबर बराबर नहीं होगा तो मास इक्वल कैसे हो जाएगा? तो उसे बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का सिंपल सा मतलब होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आगे देखो, लर्न एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम 1 से लेके 30 विद मास नंबर। तुम्हें यह रट लेना है, काम आएगा बहुत। रट लो, कुछ भी करो रट लो। क्या रटो? 40 तक मास रट, 20 तक मास रट लो, लेकिन 30 तक एटॉमिक नंबर रटो। अब कैसे रटना है? मैं पूछूंगा 29 नंबर पे कौन आता है तो कॉपर आता है। मैं पूछूंगा 7 नंबर पे कौन आता है तो नाइट्रोजन आता है। मैं पूछूंगा सल्फर कितना नंबर पे आता है तो 16 नंबर पे आता है। मैं पूछूंगा मास नंबर 27 किसका है तो एल्युमिनियम है। ऐसे रटना। जब ये रट लोगे ना तुम्हारा बहुत काम आएगा। तुम मोल कॉन्सेप्ट को तो उड़ा दोगे, फेंक दोगे करके 11th के। क्या है कि मोल कॉन्सेप्ट में पूरा धराधर यूज़ है। जितने भी मोल कॉन्सेप्ट में, जितने भी केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें तो इसका ना हर जगह यूज़ है, एवरीवेयर का। या इवन ऑर्गेनिक में भी यूज़ है। मास निकालना होगा तुम्हें, एक एक एलिमेंट का, एक एक कंपाउंड का मास निकालना होगा, ये सब में तुम्हें काम आएगा। समझ गए? तो ये तुम रट लोगे ईमानदारी से तो फ़ायदे में रहोगे। मैं तुम्हें, मेरा काम है बताने का और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। और मैं एक और बात बता रहा था कि इसको ऐसे रटना है कि मतलब पूरे दिमाग में हो और फिर उसको बार बार प्रैक्टिस करना। फिर आगे देखो, तुम्हें केमिकल फार्मूला लिखना है। क्या लिखना है? तुम्हें पढ़ना है बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग से पहले केमिकल फार्मूला तो आना चाहिए, फिर केमिकल इक्वेशन लिखोगे। तुम तो जान गए सबसे सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट वे क्या है, वर्ड और फार्मूला के, वर्ड की जगह फार्मूला यूज़ करो। अब फार्मूला तुम्हें लिखने आएगा तभी तो लिखोगे। तो देखो मैं बताता हूँ, फार्मूला आराम से लिख दोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, बस तुम्हें ये रटना होगा। ये रटोगे फार्मूला लिखा जाएगा। अब बोलोगे मुझे ये नहीं रटना तो फिर भूल जाओ, तुम बैलेंसिंग तक नहीं सीख पाओगे। ये रटो, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। और तुम ये गूगल पे मत जाना 5 जगह 4 को कटायन का नाम और ऐड करने। इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा दिखेगा भी तो छोड़ देना, बोलना मेरे काम का नहीं है। मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही करना, उससे ज़्यादा नहीं करना है। देखो, हाइड्रोजन आयन H+, लिथियम आयन Li+, सोडियम आयन Na+, पोटासियम आयन K+, रुबिडियम आयन Rb+1। देखो ये क्या है +1? ये हाइड्रोजन के पास एक टोकरी है, उस टोकरी में +1 चार्ज है। सोडियम के पास एक टोकरी है, उस टोकरी में +1 चार्ज है। रुबिडियम के पास एक टोकरी है, उस टोकरी में +1 चार्ज है। यही है देखो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हो गया? ये हाइड्रोजन है, वो टोकरी रखा होगा, उसके टोकरी में एगो चार्ज होगा, 1 चार्ज होगा, 2 चार्ज होगा, 3 चार्ज होगा, जो भी जितना भी चार्ज हो, लेकिन वो टोकरी में चार्ज होगा। वही ऑक्सीडेशन स्टेट है। समझ गए? याद रखो एक टोकरी से। देखो अमोनियम है, अमोनियम NH4 और टोकरी में एगो चार्ज रखे हुआ है।
NH4+1, सिल्वर है Ag+1, बेरिलियम Be+2, मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम Ca+2, स्ट्रोनशियम Sr+2, बेरियम Ba+2, जिंक Zn+2, कैडमियम Cd+2, एल्युमिनियम Al+3। ये तो रट लेना। देखो एक बात याद रखना, मैं बता रहा हूँ, चार्ज ज़्यादा चार्ज कम तो अस, चार्ज ज़्यादा तो इक, ये ध्यान देना, चार्ज कम तो अस, चार्ज ज़्यादा तो इक। अब देख, क्यूप्रस में चार्ज एक हो, क्यूप्रिक में चार्ज दो हो, चार्ज ज़्यादा मतलब क्यूप्रिक। फेरस में Fe+2, फेरिक में Fe+3, स्टेनस में Sn+2, स्टेनिक में Sn+4। देखो चार्ज ज़्यादा मतलब इक, यही है कहानी। और बताता हूँ, मर्क्यूरस में Hg2+2, मर्क्यूरिक में Hg+2, प्लम्बस में Pb+2, प्लम्बिक में Pb+4, निकेलस में Ni+2, निकेलिक में Ni+3, क्रोमस में Cr+2, क्रोमिक में Cr+3, कोबाल्टस में Co+2, कोबाल्टिक में Co+3। याद रख लेना, बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं बताऊंगा इनका रोल, अभी बताता हूँ ना। फिर अनायन मतलब उसमें क्या था, टोकरी में पॉजिटिव तो इसमें टोकरी में नहीं माइनस होगा। ये फ्लोराइड एक फ्लोराइड के पास एक टोकरी है, उस टोकरी में क्या है, एक माइनस चार्ज है। समझ गए। क्लोराइड के पास एक टोकरी है, उस टोकरी में क्या है, माइनस चार्ज है। ब्रोमाइड के पास एक टोकरी है, उस टोकरी में क्या है, माइनस चार्ज है। ध्यान देना। अब ये देखो, फ्लोराइड F-1, क्लोराइड Cl-1, ब्रोमाइड Br-1, आयोडाइड मतलब I-1, हाइड्राइड मतलब H-1, हाइड्रोक्साइड मतलब OH-1, साइनाइड मतलब Cn-1, सल्फाइड मतलब S-2, बाईसल्फाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बोलोगे भाई मैं क्यों रटूँ बाईसल्फाइड? भाई बाईसल्फाइड को दूसरा नाम हाइड्रोजन सल्फाइड। तुम्हें पूछेगा बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन में आ जाएगा ए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन में आ जाएगा बी एंड सी। क्या मारो भाई, बाइकार्बोनेट पढ़ा था, हाइड्रोजन कार्बोनेट पता ही नहीं। बाइकार्बोनेट को ही बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, समझे। बाइसल्फाइड यानी हाइड्रोजन सल्फाइड तो HS-1, ऑक्साइड O-2, आइड O-2। अब देखो, ऑक्सालेट कहता है कुछ 8 ऑक्सालेट, परऑक्साइड आयन, थायोसाइनेट, थायोसल्फेट, ये सब का ये चार को ना पूरा रट लेना दिमाग में। अगर घुमाएगा भी ना फार्मूला में तो इसी में घुमा सकता है। वो भी तुमको 10th में क्या घुमाएगा, 11th-12th में घुमाएगा, लेकिन तुम्हें फार्मूला लिखना आना चाहिए। अगर तुम अभी रट लोगे ना तो फिर तुम बाद में इसे ढूंढ के रटोगे कि हमें 11th में ये पढ़ना है। इसे रट लो, फिर फार्मूला लिखना। ऑक्सीलेट का C2O4-2 होता है, परऑक्साइड का O2-2 होता है, थायोसाइनेट का CNS-1 होता है, थायोसल्फेट का H2O3-2 होता है। अब देखो 8 क्लोरेट ClO3-1, ब्रोमेट BrO3-1, आयोडेट IO3-1, नाइट्रेट NO3-1। अब बोलोगे तुम कि मैं नाइट्रेट का क्यों रटूँ? तुम नाइट्रेट का रटोगे ना तो तुम्हें लीड आयोडाइड एंड पोटासियम नाइट्रेट के NO3, यही है ना नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट। तुमने क्या पढ़ा है, पोटासियम पे K+1 होता है, नाइट्रेट का NO3-1 होता है। देखो ये इधर आ जाएगा, ये इसके पैर में आ जाएगा, तो K के पैर में -1 और NO3 के पैर में +1, ये मर गया ना, तो KNO3 हो गया पोटासियम नाइट्रेट। अब देखो लीड आयोडाइड, तुमने क्या पढ़ा, लीड का Pb+2, आयोडाइड का I-1, अभी देखो पढ़ा है ना, क्लोराइड ब्रोमाइड I-1, ये है ना। देखो इसको इसके पैर में भेज दो, इसको इसके पैर में भेज दो, तो Pb(I2) हो जाएगा। गलत है? बताओ तो। इतना सिंपल है, तुम्हें ये रटना पड़ेगा बस इतना। अगर तुम नहीं रटोगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? फिर तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम रटो या नहीं रटो। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, सल्फेट में SO4-2 बाई सल्फेट। देखो बाई सल्फेट देगा, एक हाइड्रोजन सल्फेट दे देगा, तुम मारो कन्फ्यूज़। भाई बात बराबर होता है, बाई सल्फेट बोलो या हाइड्रोजन सल्फेट बोलो। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में अंतर। तुम ये रटोगे तब तो तुम्हें पता चलेगा ना कि दोनों बतवा बराबर है। अब तुम रटोगे ही नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न मारोगे। बाइकार्बोनेट आयन HCO3-1, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट।
फॉस्फेट आयन PO4-3, आर्सेनेट आयन AsO4-3, सिलिकेट आयन SiO3-2, क्रोमेट आयन CrO4-2, डाइक्रोमेट Cr2O7-2, एसीटेट आयन C2H3O2-1, पर मैग्नेट आयन MnO4-2, FnMnO4-1। तो देखो ये सब अगर तुम्हें याद रहेगा ना तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता भाई, कोई भी नहीं रोक सकता तुम्हें कोई भी फार्मूला लिखने से। अब मैं बता रहा हूँ आगे। देखो फार्मूला लिखना है ना, फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। देखो एन पे कितना होता है +1, ओ पे माइनस क्या होता है ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब वो -2। देखो मैंने अगर रटा होगा तो पीछे बताया था मैंने। इसको इसके पैर में भेज दो, इसको इसके पैर में भेज दो। देखो इसको इसके पैर में भेज दिया, इसको इसके पैर में भेज दिया, NO2-। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। देखो Na के प्लस में पैर 1 होता है, OH में -1 होता है। इसको इसके पैर में भेज दो, इसको इसके पैर में भेज दो, NOH हो गया। देखो Na पे +1 होता है, Cl पे -1 होता है। इसको इसके पैर में भेज दो, इसको इसके पैर में भेज दो, NaCl हो गया। CaCl2 है, तो कहने का मतलब Ca+2 है और Ca पे प्लस कैल्शियम प्लस क्लोराइड में -1। इसको इसके पैर में भेज दो और इसको इसके पैर में भेज दो क्लोरीन के, तो CaCl2 हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी भाई, बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।